नहीं करेंगे वो सामने वाला करेगा, इसलिए वक्त पहले सावधान हो जाइए। हेलो डॉक्टर, नमस्कार, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अरे यार अपराधों का अंजाम देने का फायदा होता है। अब अपराधी से दूर रहने के लिए किसी को अपना शिकार न बने। जिन लोगों को ऑनलाइन हो रहे हैं अपराधी अपनी टीम में आसानी से पकड़ सकते हैं। मिस्टर आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ, सीबीआई क्राइम ब्रांच से। अभी भी हमने 4 लड़के अरेस्ट किए हैं रेप केस में। एक लड़के ने आपका नंबर दिया, गायब करके। भाई साहब बता सकते हैं कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम और एज क्या है भाई साहब? 16 साल का है बड़ा बेटा। 16 साल का क्या नाम है भाई साहब? अनंत नाम है जी भैया। अनंत? अनंत अनंत। अनंत? हाँ जी। और अनंत से मेरी बात कराइए। अनंत तो भी है नहीं यहाँ पे। कहाँ पे भाई साहब? वो तो अपने दोस्तों के साथ गया है, थोड़ी देर में आ रहा होगा। मेरे भाई दोस्तों के साथ गया है, ये दोस्तों के साथ अभी अरेस्ट हुआ है। ये उसी ने नंबर डायल करके दिया है। ये पहले अपने बेटे से बात करो, अगली बात मैं बाद में बताता हूँ। हाँ ठीक है, मैं फोन करता हूँ उसको। ये रेप केस में अभी 4 लड़के अरेस्ट हुए हैं। पहले अपने बेटे से बात करिए। फोन करूँ? मैं भी आपको बात करवा दूँ। अच्छा आप बात बात करिए पहले भाई साहब। हाँ हाँ कराइए कराइए। बात करिए, काफी मारपीट हुआ है। आराम से बात करो, आराम से। बचा रही है। इसको लेके जाओ यार, लेके जाओ इसको। मेरे भाई आप मुझे ये बताइए, हाँ। ये जो आपका बेटा है, हाँ। ऐसा गलत कर सकता है मेरे भाई साहब? नहीं बिल्कुल नहीं। मिलके एक लड़की का रेप किया है। हाँ। और नंबर ट्रैक करके हमने ये इसको पकड़ा है। 5 मिनट पहले अरेस्ट हुए हैं रेप केस में। कहाँ पर? बेटा है ना, हमारी कस्टडी के मुताबिक ये निर्दोष है। इसी वजह से हमने आपको कॉल किया है जानकारी करने के लिए। क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है भाई साहब? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता भैया, बिल्कुल निर्दोष है। कैसे ऐसे कैसे हो गया ये? कहाँ आपका पे? ये जो बेटा है ये बिल्कुल निर्दोष है भाई साहब। अच्छा कहाँ पर है बता दो, मैं आ जाता हूँ ना अभी। सुन लीजिए भाई साहब, जी। सुन लीजिए भाई साहब, जी, जी। आराम से। आपका बेटा बिल्कुल निर्दोष है। जी। अभी मैं अपने बड़े दरोगा जी से बात करवा रहा हूँ। जी सर। आप लोगों ने थोड़ा रिक्वेस्ट करके ना जी। इसको छुड़वा लेना है। ठीक है सर। अगर आगे चला गया ना हाँ। तो आपके बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाना है, ठीक है? जी सर, क्योंकि जी। हमें भी लग रहा है ये निर्दोष है, इसी वजह से हमने आपको कॉल किया है, ठीक है ना? जी सर प्लीज हेल्प कर दो सर। ये दरोगा की बात करो। ये नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर। क्या कैसे हो गया सर ये मुझे? भाई साहब देखिए, आपका जो बेटा है 17 साल की लड़की है जिसका बलात्कार हुआ है, ठीक है? और भाई साहब 2 दिन पहले हुआ है, 5 मिनट पहले बेटा अरेस्ट हुआ है। अभी ये बताइए छुड़ाना है या आगे लेके जाऊँ इसको? नहीं सर मैं लेके जाऊंगा, आप बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ सर। भाई साहब कहीं आने की जरूरत नहीं है, बेटा अभी चाहिए आपको? हाँ सर बिल्कुल। अरे क्यों नहीं चाहिए सर, मैं तो बेटा भाई साहब छोड़ भी देंगे और बेटे से आपसे बात भी करवा देंगे। इसके लिए आपका पेमेंट लगेगा, इमरजेंसी आपको अर्जेंट पेमेंट करनी पड़ेगी। 5-10 मिनट के अंदर कर पाएंगे आप? कर दूंगा सर। कहाँ करनी बता दो, मैं आ जाता हूँ सर गाड़ी लेके अभी। भाई साहब कहीं आने की जरूरत नहीं है आपको, आपके बेटे से बात करवा देंगे और आपके बेटे को छोड़ देंगे। कम से कम 50,000 रुपये लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, गूगल पे या फोन पे, पेटीएम से। कर पाओगे आप? सर ऑनलाइन सब कर दूंगा सर आप, लेकिन मेरी बात तो करा दो। ऐसे कैसे हो गया सडनली? अभी तो ठीक ठाक गया था 6 बजे 7 बजे के बात आसपास। सुनिए ना जरा, बात सुन लीजिए ना। जी सर। बेटा आपका निर्दोष है, इसी वजह से आपका नंबर दिया है, आपको कॉल किया मैंने। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी फिंगर वगैरह चेक किए जा रहे हैं कि आपका बेटा निर्दोष है। इसने लड़की के साथ कोई मतलब टच तो नहीं किया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी वजह से उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और बेटा चाहिए आपको, मैं बेटे से आराम से बात करवाऊंगा। अगर बेटा आगे चला गया तो जानते रहिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम करी जाएगी। और आप जानते रहिए भाई साहब, लापरवाही में रहोगे तब भी आपका बेटा जल्दी नहीं मिलेगा आपको। अगर बेटा चाहिए, मैं नंबर दे रहा हूँ, जिस नंबर पे गूगल पे, पेटीएम और फोन पे, उससे पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद आपका बेटा जो है ना, उससे बात करवा देंगे और उसको छोड़ देंगे। सर लेकिन सर अगर आप कह रहे हो वो निर्दोष है तो सर फिर पैसे देने वाली क्या बात है सर? फिर ऐसे ही छोड़ दो सर प्लीज। 4-7 जो लड़के अरेस्ट किए हैं ना, जी सर। वो बोल रहे हैं कि ये भी इन्वॉल्व है इसमें। कैसी बात कर रहे हैं आप? सर उसके साथ कौन? आगे लेके जाओ। सर प्लीज सर 1 मिनट सर, मेरी बात तो सुन लो सर, प्लीज मेरी बात सुन लो सर। सर ऐसे मत करो सर प्लीज। हेलो सर। अगर भाई साहब बेटा चाहिए, दूसरी बात नहीं चलेगी। नंबर नोट कीजिए, 50,000 रुपए गूगल पे, फोन पे। ये पेमेंट पे करने के बाद बेटे से आपसे बात करवाता हूँ, इसको छोड़ दूंगा। रोहित नंबर दीजिए जरा।
ये नंबर लिखिए। सर आप बात कहाँ से कर रहे हो? सर मैं आ जाता हूँ ना सर, मिलके बात कर लेता हूँ सर आपसे। क्या सिफारिश करवानी है आपको? सर मैं आकर के बात कर लेता हूँ सर आपसे। आगे भी आगे। आनंद ऐसे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? आगे भी आगे। हेलो कौन सा बना है ये? हेलो, हाँ हेलो। जितना ठोक डालू क्या? डेड बॉडी भेजू क्या इसके घर पे? सर रख ले इसको, रख ले अपने पास, रख ले, ठीक है, रख ले। सामने वाला व्यक्ति जो होता है ओरिजिनल में वो नहीं होता है, फर्जी प्रोफाइल बनाई जाती है और जब भी कोई व्यक्ति उससे संपर्क करता है तो वो गलत तरीके से फंस जाता है। उनसे मांग की जाने लगती है पैसों की, कुछ गिफ्ट भेजने के नाम पर। तो इस प्रकार के फ्रॉड भी हमारे सामने आए हैं कुछ अभी समय में, तत्कालिक समय में। एक ये सिम स्वैपिंग का केस है, इस पर मैं स्टेट साइबर से भोपाल में था तो इस पर मैंने काम भी किया था। यह साइबर का बहुत बड़ा रूप है, ऐसा रूप है जिसमें अक्सर क्या होता है कि साइबर जो फ्रॉड होते हैं वो आपको धोखा देकर किए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा साइबर क्राइम है इसमें आपको धोखा नहीं दिया जाता, इसमें आपको पता ही नहीं चलने दिया जाएगा और आपके जो बैंक खाते हैं उससे पूरी की पूरी राशि आहरित कर ली जाएगी। इसको बोलते हैं सिम स्वैपिंग केस। इस सिम स्वैपिंग केस में अक्सर होता यह है कि आपका जो बैंक रजिस्टर्ड नंबर है उसी को बंद करा दिया जाता है। अक्सर हमारा जो बैंक रजिस्टर्ड नंबर होता है उसको लेकर हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं। ये बैंक रजिस्टर्ड नंबर जो होता है इस पर आपके बैंक से ओटीपी आते हैं। एक व्यक्ति था, उसने फर्जी आधार कार्ड बनाया, जैसे मेरा जो बैंक रजिस्टर्ड नंबर है वो बीएसएनएल का नंबर है। उसने मेरा आधार कार्ड फर्जी बनाया, बीएसएनएल कार्यालय में गया और मेरी सिम गिर गई ऐसा बोलकर उसने नई सिम निकलवा ली बीएसएनएल की, मेरे नंबर की। वो सिम उसको मिल गई और मेरे बैंक के जिप उसके पास आना शुरू हो गए। इस प्रकार का केस एक भोपाल में घटित हुआ था। एक बिजनेसमैन थे, उनके साथ हुआ था ये केस। उनका फर्जी आधार कार्ड बनाया गया था और सीहोर जिले से बीएसएनएल कार्यालय से उनका फर्जी सिम कार्ड निकाल लिया गया था। ये फर्जी ऑनलाइन परचेसिंग ऐप होते हैं। जब भी आप किसी प्रकार का कोई भी ऑनलाइन परचेसिंग करें तो हमेशा ऐसी वेबसाइटों से करें जिनके बारे में जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और बहुत ज्यादा सिक्योर है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या इसके अलावा और भी 2-3 साइटें हैं, एजियो, मंत्रा वगैरह। ऐसी किसी वेबसाइट से परचेसिंग ना करें, जैसे जो कि आपके सोशल मीडिया पे जो आती हैं वेबसाइटें, उन अनसिक्योर्ड वेबसाइटों से कभी भी परचेसिंग ना करें। अधिकांशतः प्रयास ये करें कि होम जो पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जो यूज करते हैं उसका यूज करें, ना कि ऑनलाइन पेमेंट का। पे ऑन डिलीवरी के ऑप्शन में ये फायदा मिलता है कि आप जब वो सामान प्रोडक्ट आपके घर पे लाएगा तब आप उसको पैसे देंगे। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है अगर आप किसी ऐसी अनजान वेबसाइट से परचेसिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि जब भी आप किसी अनजान वेबसाइट से परचेसिंग करते हैं और पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो वो आपके बैंक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियों को ट्रांसफर कर लेते हैं और चुरा लेते हैं। फर्जी वेबसाइट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एसबीआई की आपने वेबसाइट देखी होगी, ऐसे ही बहुत सी कंपनियों की भी वेबसाइटें होती हैं, अलग अलग कंपनियों की। ये बड़ी कंपनियों की एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाकर फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं। हमारे यहाँ अभी अशोकनगर में भी एक केस हुआ था रेवोल्ट मोटरसाइकिल को लेकर। एक सज्जन थे जिन्होंने रेवोल्ट की मोटरसाइकिल बुक करने के लिए उस वेबसाइट पर गए, उन्होंने बुक की, चूंकि वो 2.25 लाख की मोटरसाइकिल थी और पूरा पेमेंट उन्होंने उसी वेबसाइट पर कर दिया और वो वेबसाइट पूरी की पूरी ही फर्जी थी। उस केस को हम लोगों ने ट्रेस भी किया था रेवोल्ट के नाम से। तो इस प्रकार की वेबसाइटें, जब भी आप किसी भी वेबसाइट का विजिट करें पहले ये कंफर्म कर लें कि वह वेबसाइट जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं। गूगल में जब भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी लिंकें मिल जाती हैं, कई नाम से, एक के नीचे एक कई सारी वेबसाइटें मिलती हैं। तो पहले हम चेक कर लें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वेबसाइट जो मैंने खोली है ये फर्जी है। ये चेक कैसे करेंगे कि ये वेबसाइट फर्जी है? सर वो उसका मैंने बताया कि लिंक HTTPS देख लें, सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए, S लिखा होना चाहिए, उस पर एक ताला बना हुआ होता है, लॉक, उसकी लिंक है क्या अपना? ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है ये फर्जी वेबसाइट। ये टोल फ्री नंबर है 1930 करके, इसको आप याद कर लें
लिख के रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, वो क्या है कि अभी थोड़ा सा वर्किंग में है और लोड इस पे ज्यादा है इस नंबर पे। हाँ मैं सरकार को क्या करना चाहिए, वो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर। मैं वही हमारा हमारा प्रशासन निकाल लो, वो हमारी है उस नंबर की पहले से कि नहीं है तो निकाल दी, तो कंपनी को ब्लैम होना चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूँ। ये प्रश्न हमारे सामने भी उठा था उस समय जब हम इस केस पे काम कर रहे थे। क्या हुआ कि बीएसएनएल का जो सिम, ओरिजिनल सिम उठाई गई थी विक्टिम के द्वारा, वो सिम भोपाल से उठाई गई थी। भोपाल में उनसे संबंधित पूरा रिकॉर्ड जो था वो भोपाल में रखा था, उनका ओरिजिनल आधार कार्ड, उनका फोटो, उनका एड्रेस प्रूफ, सभी चीजें, और फॉर्म भी जो जिस समय सिम उठाई गई थी वो था। चूंकि जो आरोपी था उसके द्वारा सीहोर से नई सिम निकलवाई गई। सीहोर की जो उनकी जो पर्सनल मतलब बीएसएनएल ऑफिस की जो पर्सनल वेबसाइट होती है जिसके माध्यम से वो चेक करते हैं, उसमें केवल नाम लिख के आता है, ये सिम फलाने के नाम पर है, ना उनको फोटो आता है और ना एड्रेस आता है। तो इसलिए वो ओरिजिनल जो आधार कार्ड सिम खरीदते समय लगाया गया था उसको वो मिलान नहीं कर पाए। सामने जो व्यक्ति आया था उसने जो आधार कार्ड दिया उसको उन्होंने ओरिजिनल समझा और वो फ्रॉड कारित हो गया। ये एक ड्रॉबैक था, लेकिन ये केवल बीएसएनएल में है, बाकी और जियो और एयरटेल आइडिया में नहीं है इस प्रकार का। उनका पूरा का पूरा जो है वो दिखता है। कहना का तात्पर्य है कि उसको वेरीफाई किया जाता है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये वो क्वेश्चन आंसर सेशन में अपन कर लेंगे। अब ऐसे शब्द अलग अलग शब्दों बात करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो 1930 में थोड़ा सा बता दूं आपको कि अगर 1930 पे फोन नहीं लगता है तो एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in करके। ये वेबसाइट हमेशा फ्री होती है, इस पे ये बिजी चलता है, लोड ओवरलोड रहता है, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और बहुत आसानी से मोबाइल के माध्यम से भी होती है, मोबाइल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस नंबर पर फोन लगाएं या फिर उस वेबसाइट के माध्यम से अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं तो ये कुछ बिंदु हैं, ये आप पहले से रफ में लिख कर रख लें, क्योंकि अगर ये फोन लग जाता है तो फिर ये चीजें वो आपसे मांगेंगे और ये आप नहीं दे पाएंगे, फोन कट जाएगा, फिर दोबारा लगाएंगे तो फिर दोबारा लगने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अपने बैंक से रिलेटेड और उस फ्रॉड जो आपके साथ घटित हुआ है उससे रिलेटेड चीजें आप पहले से निकाल के रख लें, लिख लें और उसके बाद वेबसाइट पे या इस नंबर के माध्यम से फोन करें। जो आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस उस एप्लीकेशन को भेजने वाले व्यक्ति को दे देती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इन एप्लीकेशंस को आपके मोबाइल में भेजूं तो आपका मोबाइल मैं यूज कर सकता हूं यहां बैठे हुए। रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस होती है जिसमें टीम व्यूवर एक एप्लीकेशन है, शायद आपने नाम सुना हो। कि वो आपको पैसे ट्रांसफर करना है, क्योंकि वो पैसे ट्रांसफर करते रहिए, वो एक प्रकार की लिंक होती है जिसमें आप रिक्वेस्ट मनी आप लोगों ने सुना है कभी? फोन पे पर पहले एक ऑप्शन आता था जो अभी जिसको फोन पे वालों ने उसको अपडेट किया है और उस ऑप्शन को उन्होंने हटा दिया है, रिक्वेस्ट मनी का। पहले ये ऑप्शन आता था कि हम किसी को रिक्वेस्ट मनी की लिंक भेज सकते थे, उस लिंक पे क्लिक करने पर वो राशि उसमें से कट जाया करती थी। तो उसी लिंक का फायदा उठाते थे ये लोग और उस लिंक के बेस पर आपके खाते से पैसे निकाल आपके कैमरे का ले लिया जाता है, उससे भी आप बच सकते हैं। उस स्लाइड को बंद रखें, आपका कैमरा स्वतः ही हमेशा बंद रहेगा। जब आप उसको चालू करना चाहेंगे तो उस स्लाइड को खोलेंगे और आपका कैमरा चालू हो जाएगा। तो आप इस प्रकार के क्राइम से बच सकते हैं। इसमें वीडियो भी है, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ इसका वीडियो। सेक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। ये QR कोड
क्यूआर कोड के माध्यम से भी फ्रॉड हुआ शायद आप लोगों ने कभी सुना हो उसके बारे में। इसमें एक क्यूआर कोड आपको भेजा स्टूडेंटों को जागरूक किया गया। कल हमारे नए डीजी सर ने बीसी ली थी और बीसी में उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि साइबर अपराधों के बारे में रोकथाम करने के लिए एग्रेसिव कैंपेन चलाया जाए अवेयरनेस के बारे में। और उसी क्रम में हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हर थाने में महीने में 2 ऐसे हम लोग वर्कशॉप आयोजित करेंगे, स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके, या जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं उनसे बातचीत करके ऐसे 2 सेमिनार हर थाने में हर महीने में करेंगे। ऐसे करीब 24-25 सेमिनार हमने करने का प्लान किया है। और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ आए थे और यहाँ जो नेहरू डिग्री कॉलेज है इसमें सेमिनार किया है। उद्देश्य यही है कि सब लोग किस किस तरह के फ्रॉड आजकल साइबर के माध्यम से हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी रखें और ताकि उनके साथ इस तरह के कोई फ्रॉड ना हो। और इसके अलावा नौकरी दिलाने के नाम पर इसका बहुत बड़ा रूप है, व्यापक स्वरूप है नौकरी दिलाने के नाम पर। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर या फिर पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर। आज समझ रहे हैं, हमारे पास अभी अशोकनगर की एक शिकायत आई थी पेंसिल को लेकर। पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते थे और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ही किसी कंपनी से मंगा लिए, तो उन्हें वो प्रोडक्ट मिले नहीं और काफी ज्यादा मात्रा में उनसे राशि ले ली गई और प्रोडक्ट उनको डिलीवर। इसमें इस समय वर्तमान में ऑनलाइन ट्रेडिंग, आप लोगों ने सुना हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर काफी बड़ा एक स्कीम जिसमें हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब भी फंसे थे, वो अभी इसी प्रकार से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर बनवाई गई थी। उस इंस्टाग्राम पर वो उनसे जुड़े, उन लोगों से शुरुआत में उन्होंने छोटी छोटी धनराशि जैसे 1000, फिर 4999 रुपए, फिर 9999 रुपए, इस प्रकार से उन्होंने जमा किए और उनको उसके एवज में पैसे भी मिले। शुरुआत में वो लोग उन्होंने पैसे वापस किए, जैसे आपने अगर 2000 रुपए जमा किए तो उन्होंने 4000 डबल करके उनको दिए ताकि वो लालच में फंस जाए। और एक बार फंसने के साथ बाद उनके साथ 11 लाख का फ्रॉड है। इसके बाद 11 लाख रुपए उन्होंने जमा किए और वो उनको वापस नहीं मिले, क्योंकि हम लोगों